हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपके साथ में हूं और आज शुरू करने वाले हैं हम साउंड के बारे में। आज ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक साउंड। ओके, आप लोग भी लिख लें साउंड, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ध्वनि। अब ध्वनि क्या होती है? जिस तरह से प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसी तरह से ध्वनि भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लिख लें ध्वनि के बारे में। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका एक विशेष गुण होता है जो तरंगों के रूप में, तरंगों को नहीं, तरंगों के, ओके, रूप में संचरित होती। संचरित होने का मतलब होता है चलती। जब चलेगी, संचरित होगी तो किस रूप में चलेगी? तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो ध्वनि क्या होगी? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तरंग के रूप में चलती है। अब ये तरंगे क्या होती हैं? आप लोगों ने दो तरह की तरंगों के बारे में नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर है, हम पहले कहने वाले थे कि आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो सुन लीजिए। ठीक, तो ये होती है बेटा अनुप्रस्थ तरंगे, और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, ये दो तरह की तरंगे होती है। तो बताइए, जो ध्वनि होती है वो ये तरंग होती है या ये तरंग होती है? तो हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग खुद ही जान जाएंगे कि ध्वनि कौन सी तरंगे होती है। तो अनुप्रस्थ को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ये कैसी है? लॉन्गी, ये एल आगे बना हुआ है, ट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगे। अब ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इसको समझें। मान लो कोई तरंग है इस दिशा में ऐसे चल रही, और जब तरंग चलती है तो उसमें जो, ये मान लो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट है तरंग के चलने का, और यहां पे तरंग चल रही है, और तरंग में जो कण है वो दोलन कर रहे हैं। दोलन अगर तरंगों की दिशा के लंबवत हो रहा है, यानी दोलन ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे 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 तरंगे चल रही है, तो ये तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और अगर तरंग ऐसे जा रही है, इस दिशा में तरंग की चलने की दिशा है, और उसी दिशा में क्या हो रहा है? कणों का दोलन हो रहा है। मान लो यहाँ पर कोई कण है, एक दूसरा आगे पीछे ऐसे दोलन कर रहा है, और ये आगे पीछे दोलन कर रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, जैसे कि पेंडुलम होता है। पेंडुलम लटका होता है ऐसे, और वो ऐसे रस्सी से लटका है, ये इधर इधर ऐसे ऐसे गति करता है, इस तरीके से। इसको मिटा दें। ये पेंडुलम लटका हुआ है डोरी से, और वो ऐसे गति करता है, इधर आता है और उधर जाता है, इधर आता है और इधर जाता है। तो इस तरह से ये जो गति हो जाएगी, इसमें हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो है आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये दिशा है किसकी? तरंग के चलने की। वेव्स जो चलेंगी ऐसे चल रही हैं, और कण है ऊपर नीचे गति करेंगे, ये ऊपर और ये वाला नीचे, और फिर ये कण ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं। तो ये हो जाती है अनुप्रस्थ तरंगे, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश के कण जो चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे कि हम हाथ देख रहे हैं, यहाँ पर हम जिससे बोले तो ये हवा में बोल रहे हैं, तो हवा के कण आप यहाँ पर हैं, हवा है ही है, आप लोग को पता है। जैसे बोलेंगे तो ये जो कण है, मान लो ये कण है हवा का, ये आगे इसको टक्कर मिलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, इसको टक्कर देगा, ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा, और ये फिर एक टक्कर देकर फिर पीछे आएगा। तो इस तरह से ये ध्वनि की तरंगे इस तरह से चलती आगे पीछे को, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये होती है प्रकाश तरंगे, और ये वाली होती है कौन सी तरंगे? ये जो हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि तरंगे। अब ध्वनि तरंगों के ये हम लोग डिफरेंस अनुप्रस्थ और ये अनुदैर्ध्य में अंतर जान गए। तो तरंगे जो होती है ध्वनि वाली, वो होती है कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे। अब सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। डस्ट उठाया हमने, वो गिर रहा है, गिरो ना भाई। और अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ध्वनि की, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ये किस तरह की होती है? तो ये जो वेव्स होती है इनको बोला जाता है मैकेनिकल वेव्स, यानी कि यांत्रिक तरंगे। ये यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे होती क्या है? हम समझ रहे हैं कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगे है क्या? तो ऐसी तरंग आप लोग नोट कर सकते हैं, ऐसी तरंग
जिसे चलने के लिए या संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए, चलने के लिए, जिनके जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, माध्यम की आवश्यकता। अब लिख दें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन सी? ध्वनि तरंगे। और वो ध्वनि तरंगे होंगी यांत्रिक तरंगे, क्योंकि यांत्रिक तरंगे जो होती है उनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ऐसी तरंगे जिनकी चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो उसे बोलते हैं हम लोग अयांत्रिक तरंगे या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। जो प्रकाश तरंगे होती है वो निर्वात में भी चल सकती है, वहां पर उनके लिए कोई माध्यम ना हो फिर भी वो बहुत तेजी से चलती है। और ये तरंगे जो होती हैं ये उन तरंगों के उल्टा होती है, यांत्रिक जो होगी अयांत्रिक के उल्टा होगी। यानी ध्वनि तरंगे जो होंगी वो प्रकाश तरंगों के जस्ट अपोजिट होती है। तो ये जो इनके माध्यम संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो संचरण के लिए कौन कौन से माध्यम है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्वनि जो होती है बेटा वो तीनों माध्यम में चल सकती है, इसको आप नोट कर ले तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तीनों माध्यम में आगे चल सकती है। वो माध्यम कौन कौन सा है? वो ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ये तीनों माध्यम में चल सकती है। अगर हम बात करें निर्वात की, तो जो निर्वात होती है, निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती, निर्वात में ध्वनि चलती नहीं। अगर चंद्रमा है, चंद्रमा पर कोई विस्फोट हो, बहुत बड़ा विस्फोट हो, और यहाँ तक आवाज तो पृथ्वी तक या फिर पृथ्वी के आप ऊपर है पृथ्वी के ऊपर, फिर भी आप तक आवाज नहीं आएगी क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर जो ध्वनि है आप तक नहीं आने वाली। तो अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर अगर विस्फोट होगा तो आपको ध्वनि सुनाई देगी, तो ध्वनि सुनाई देने वाली नहीं है। अब यहाँ पर जो निर्वात है, इसके बाद में ये ठोस और द्रव और गैस, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो गैस की जो मैक्सिमम चाल होती है, सॉरी गैस की नहीं, ध्वनि की जो मैक्सिमम चाल होती है, मैक्सिमम स्पीड, वो हो जाएगी किसमें? वो हो जाएगी सॉलिड में। यानी ठोस में गैस ध्वनि की चाल होगी वो सबसे तेज हो जाएगी, और फिर जो द्रव होगी वो मीडियम होगी, और सबसे कम यानी मिनिमम जो होगी वो हो जाएगी किसमें? मिनिमम स्पीड किसकी? साउंड की, वो होगी गैस। यानी गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी और सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी हम लोग इसको आप नोट करें, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ध्वनि की चाल कहाँ पे ज्यादा कम या तेज होती है। अब देखिए, तो गैस में ध्वनि की चाल कितनी होगी? ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 332 मीटर गैस में क्या जाएगी? ध्वनि जाती है। और फिर दूसरी बात है, ये कहीं कहीं पर आप देखोगे 340 मीटर पर सेकेंड, ये होती है ध्वनि की चाल किसमें? गैस में। ये इतना डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस इसलिए है, हम इसको मिटा करके फिर आपको बताते हैं। तो जो माध्यम है गैस, उसमें ध्वनि की चाल कहीं पर ये लिखी होती है 340, कहीं पर 332 होती है। तो आपको क्या करना है? 332 के 340, तो जो माध्यम होता है, माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल वो डिपेंड करती है, क्या करती है? डिपेंड यानी निर्भर करती है किस पर? ताप पर। यानी ताप अगर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो कोई माध्यम है, माध्यम का आप ताप बढ़ा या घटा देंगे तो ध्वनि की चाल भी हो जाएगी उसकी बढ़ या घट सकती है, चेंज हो सकती है। अब ये क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर ऊपर कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, तो ध्वनि की जो चाल होगी माध्यम में, अगर माध्यम का आप ताप बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो ध्वनि की चाल घटेगी। तो ये वाली जो है ये बताई गई है किसकी? सामान्य टेम्परेचर होता है उसकी, और ये जो होती है ये होती है 22 डिग्री सेल्सियस की। ये 22 डिग्री सेल्सियस की है, और ये लगभग कितनी है? 25 या 27 डिग्री सेल्सियस। जो आदर्श टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस की है, और ये है 22 डिग्री सेल्सियस की। टेम्परेचर बढ़ा है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी,
क्योंकि टेम्परेचर यानी टी यानी ताप बढ़ाने से ध्वनि की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि अणुओं की गति के कारण ही, जो अणु की गति होती है, अणु की गति के कारण ही क्या होती है कि चाल माध्यम पर डिपेंड करती है, माध्यम होना चाहिए। तो अणुओं की ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ेगा तो जो ही माध्यम है उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कि उनमें चक्कर ज्यादा होंगे और फिर इससे ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये चाल जो है ध्वनि की, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। एक और टॉपिक आता है, जब हम गैस के बारे में पढ़ ही रहे हैं कि गैस की चाल जो है, तो एक होती है गैस में या फिर वायुमंडल गैसों का बना होता है। तो वायुमंडल में एक शब्द आता है, ये मिटा दें, सॉरी गलती हुई, आर्द्रता। आर्द्रता को बोलते हैं नमी, जिसको आप ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर आर्द्रता बढ़ा देंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे, आर्द्रता बढ़ा दिया, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाल, ये किसकी चाल है? ध्वनि की, यानी मतलब स्पीड है किसकी? साउंड की। तो ये आर्द्रता भी बढ़ जाती है। नमी बढ़ाने से, अगर आर्द्रता बढ़ाने से, सॉरी आर्द्रता नहीं, चाल बढ़ जाती है। अगर आप आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और अगर आप आर्द्रता बढ़ा रहे हैं तो यानी नमी बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अब ये आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में जल वाष्प के कण होते ही हैं। वायुमंडल में जितना ज्यादा, जैसे मान लो तालाब है, नदी है, समुद्र है, वहां से पानी जो है वो भाप बनता है और वो वायुमंडल में आता है। तो वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा मौजूद होती है उसे ही कहा जाता है आर्द्रता या नमी। यानी वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा नमी या आर्द्रता कहलाती है। ये जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगा? वहां पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। जैसे गैस में ज्यादा जल के अणु आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गैस होती है उससे ज्यादा टेम्परेचर किसमें हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा घना चीज होगा। जो जितने चीज घना होगा उसका जो ध्वनि की चाल होती है उसमें उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं गैस में सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा होती है, और फिर ठोस में सबसे ज्यादा होती है। तो पूछा जाएगा, जिसको मिटा रहे हैं, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। और गैस में कितनी होती है? 332 होती है कि 340? तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होने वाला है। तो 332 आप याद रखें, 340 याद रखें। ये 332 या 340 कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सॉरी ध्वनि में फिर एक परिवर्तन देखा जाता है कि मान लो कोई स्रोत है, यहां से ध्वनि बोली जा रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ध्वनि उत्पन्न करने का तरीका है कि ध्वनि, अब कोई सी वस्तु में आप कंपन पैदा करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं या तबला बजा रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न होगी। बांसुरी बजा रहे हैं तो आप उसमें हवा फूंकते हैं तो अणुओं में कंपन होता है, तब उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए सिर्फ ध्वनि गई किसी कहीं पर और फिर टकरा करके वो वापस भी आती है। ध्वनि इस किसी तल पर टकरा करके फिर वापस आना, ये कहलाता है इको। इको या तो प्रतिध्वनि भी इसको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि या इको क्या होता है? इसके लिए क्या क्या आदर्श कंडीशन होते हैं? क्या हर जगह पर ध्वनि उत्पन्न की, जैसे ध्वनि उत्पन्न की जाएगी तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा? तो जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, उसी तरह से ध्वनि के परावर्तन का भी नियम होता है कि जब प्रकाश किसी तरह से टकराएगा तो वो वापस चला आएगा। उसी तरीके से ध्वनि भी जब किसी तरह से टकराती है तो इसमें भी प्रकाश की तरह ही परावर्तन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की तरह ध्वनि भी परावर्तन होता है, लेकिन इसको बोला जाता है इको, यानी प्रतिध्वनि बोलते हैं। जब ध्वनि जो हमने उत्पन्न की वो फिर हमको दोबारा कुछ समय के बाद सुनाई पड़े। इसके लिए क्या होता है? 2-3 आदर्श कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो हमने ध्वनि उत्पन्न की है वो और टकरा करके जो ध्वनि हम पर आती है वो, उन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब अंतर होना चाहिए। डिफरेंस तो कितना? 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए किसके किसके बीच में। जब जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर खड़े, या हमारे सामने जो दीवार है, यहां से हम टकरा रहे हैं, फिर डबल आवाज आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही? डबल आवाज इसलिए नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि जो आवाज टकरा करके वापस हमारे पास आ रही है जो हम बोल रहे हैं, और फिर दूसरी आवाज जो हम यहां से निकाल रहे हैं, वो जो हमने निकाला और फिर जो टकरा करके वापस आई, वो दोनों में 0.1 सेकंड का इतना कम अंतर है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं उस अंतर को। जैसे बोलते हैं और फिर वो जो आवाज हमारे हम तक आती है वो दोनों एक में मिल जाती है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हमको दोनों सेम टाइम में सुनाई देती है, सेम समय में सुनाई देते हैं, इसलिए हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर क्या करें,
इस दूरी को हम बढ़ा दें, इस दूरी को बढ़ाते चले जाए, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर इको नहीं आई, फिर इतने पर किया तो इको मान लो 0.1 सेकंड हो गया, अब इतने पर किया तो 0.1 सेकंड से ज्यादा हो गया। अब जैसे 0.1 सेकंड से ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो, जैसे यहाँ पर किया तो यहाँ पर 0.1 सेकंड हुआ, अब यहाँ से ध्वनि जब अंतर इसका 0.1 सेकंड होगा तो हम जो बोलेंगे वो सुनाई देगी, उसके बाद में 0.1 सेकंड बाद हमको फिर दूसरी सुनाई देगी, तो इसे इको बोलेंगे। थोड़ा दूर कर दिया फिर 0.1 सेकंड के थोड़े बाद में हमको सुनाई देगा, तो वो और इससे तगड़ी इको हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया कि 0.1 सेकंड्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मान लें हम यहां पर रख रहे हैं तो 0.1 सेकंड नहीं हो रहा है, मतलब जल्दी आ रहा है उससे। यहां पर रख रहे हैं कोई हम परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक स्थल जो है, जो लौटाने वाला स्थल है प्रतिध्वनि इको वाला, यहां पर रख रहे हैं फिर भी 0.1 सेकंड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर 0.1 सेकंड हो जा रहा है, तो यहां से ध्वनि क्या आ जाएगी, वापस चली जाएगी। यहां पर रखेंगे तो 0.1 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो वह स्थान जहां पर मतलब यहां स्रोत जो बोला जा रहा है, जो स्रोत है, स्रोत से जब एक 0.1 सेकंड हो जाए परावर्तन जो हमें ध्वनि सुनाई दे, तो वो कोई तो पॉइंट होगा जहां पर हो जाए, वो पॉइंट होता है ये जाने का पॉइंट, और फिर ये दूरी हो जाएगी और फिर गई और फिर वापस आएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी। दूरी मान ले पूरी d है और फिर वापस आएगी तो ये भी दूरी हो जाएगी d, तो ये दूरी हो जाएगी 2d, और फिर हमको ये 2d पता चल गया। अब यहां वाली जो ये यहाँ पर ध्वनि की जो चाल है, आपको पता है चाल कितनी होती है, चाल हमने दो बताया है, क्योंकि यहां पर सूत्र लगाना है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कुछ ऐसा वैसा बन गया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ये लगाएंगे तो हमको दूरी तो पता चल गई, समय कितना होता है, समय यहाँ पर 0.1 सेकंड होना चाहिए, 0.1 दिया। अब चाल रख देंगे तो चाल कितना हमको पता है 332, अब जो 332 रखेंगे यहां से ये वाला इस यहां चला आएगा, यहां पर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 332 मल्टीप्लाई इधर कर दे, क्योंकि इधर भी इक्वल के नीचे हमको इक्वल लगाना है, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया और ये इनटू में है, ये हो जाएगा अपान में, तो t बराबर, अब इसको सॉल्व करो तो ये 0.1 से गुणा होगा इतना आ जाएगा, और 33.2 को अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 16.6, ये इतना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, उधर 12 बच जाएगा, तो ये इस तरह से 6, तो 16.6 ये क्या आ जाएगा मीटर। इतने मीटर इको के लिए यानी प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है 16.6 मीटर। अगर आप यहां पर क्या रख रहे हैं 40, 340 रख रहे हैं तो ये 17 आता है, क्यों, क्योंकि 340 रखेंगे तो 340 हो गया, 34 हो गया, अब 0.1 से गुणा करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा 17। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो 17 या तो 16.2, ये आप ये ज्यादा उचित समझे। किताबों में ये भी लिखा होता है, प्रसिद्ध किताब में देखोगे आप 6, 7, 8 की, वहां पर 16.6 कभी भी लोग 17 मानते हैं, तो ये चाल के हिसाब से है। अगर कोई माध्यम दिया जाए, माध्यम में चाल दे दी जाए और उससे पूछा जाए कि परावर्तन जो ध्वनि का परावर्तन होगा उसके लिए न्यूनतम या मिनिमम दूरी कितनी होगी, तो आप 2d रख करके 0.1 सेकंड रख करके यहां से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे, तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा कि परावर्तन के लिए आप किस तरह से ध्वनि के परावर्तन के लिए इको को समझ सकते हैं। एक चीज और, कभी कभी आप देखते हैं कि जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, इधर मान लो पहाड़ है, ये वाला पहाड़ हो गया और फिर इधर ये पहाड़, 2 पहाड़ हो गए, लेकिन फिर आपको एक बार बोलते हैं तो कई बार सुनाई, फिल्मों में आप लोगों ने फिल्में अगर देखी है तो वहां पर पहाड़ी पर कोई जाता है और बोलता है तो 3-4 बार आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर इसे आप बोल रहे हैं, कभी कभी माइक में बोलते हैं हेलो 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 हेलो, 4-5 बार आवाज सुनाई देती है, तो इसे कहते हैं जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या हो रहा है, सराउंडिंग हो रहा है, यहाँ पे इको हो रहा है। तो इको होने पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, व्यक्ति बना देते हैं, ये व्यक्ति खड़ा हुआ, ये इसकी आंखें हैं, ये टांग है, पैर, हाथ तो नीचे को आ गए, हाथ करते हैं ऊपर को, ये खड़ा हुआ यहाँ पे। अब ये जब बोलता है तो मान लो ये वाली इधर वाली और इधर वाली, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो d1 है, ये वाला हो जाएगा d2, दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है। और फिर तब क्या हो जाएगा, एक पहाड़ी आपको यहाँ पर भी थोड़ा ऊंचे मिलेगी,
तो इसकी दूरी हो जाएगी D3, और इधर भी पहाड़ी एक है मान लो, इसकी D4। ये 4 दूरियां हैं इसके यहां से D4 हो गया। तो जब ये यहां से आवाज निकालेगा तो यहां पर टकराएगी आवाज और फिर यहां टकराएगी। ये 16.6 मीटर से ज्यादा होगी, ज्यादा है क्योंकि इतनी पास में पहाड़ियां तो उसके ढलान से ज्यादा लंबाई हो जाती है। तो यहाँ पर जब बोलेगा तो ये आवाज इसको सुनाई देगी, फिर इधर वाली आवाज बाद में सुनाई देगी, क्यों? क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है। इस तरह से इसकी आवाज और बाद में सुनाई देगी। तो यही आवाज एक बार जब निकालेगा ऑब्जर्वर तो यहाँ टकराएगी, ये जल्दी आ जाएगी, दूरी कम होगी। यहाँ टकराने के बाद थोड़ी देर के बाद होगी क्योंकि इससे दूरी ज्यादा है। कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतने ही आने में टाइम लगेगा वापस। तो इस तरह से सारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, और सराउंडिंग होने से इनको कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी। तो इस तरह से ये पहाड़ियों में इको होता है। सराउंडिंग सिस्टम इस तरह से हो जाएगा कि घिरा हुआ सिस्टम होगा। ठीक, ये है इको। अब इको के कुछ आते हैं क्या, अनुप्रयोग, इसको एप्लीकेशंस बोला जाता है। वो एप्लीकेशंस कहां कहां काम करते हैं? तो आप लोगों ने सबसे पहले नाम सुना होगा सोनार का। सोनार, गोल्ड स्मिथ नहीं, ये होता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म है, एस से हो जाता है साउंड, साउंड, और ओ से हो जाएगा साउंड, एस ओ से होता है साउंड, ओके, एस ओ से हो जाएगा साउंड, एन से हो जाएगा नेविगेशन, नेविगेशन, और फिर ए से हो जाएगा एंड, और आर से हो जाएगा रेंजिंग, रेंजिंग, ओके। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका मतलब होता है साउंड की मदद से आप किसी चीज का नेविगेशन या मतलब रास्ता तय कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं आप, और रेंजिंग मतलब स्थिति का पता लगा सकते हैं। कोई चीज कहां पर है उसकी स्थिति के हिसाब से आप रास्ता बना सकते हैं। जैसे आप समुद्र में जा रहे हैं जहाज लेकर के, आपकी जहाज यहां पर पहुंची, ये आपकी जहाज है, ये त्रिकोण हमने जहाज बना दी, और यहां पर आप, अच्छा, ये जो साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग है, इसमें से एक विशेष तरह की रेडिएशन या विकिरण, किरणें निकाली जाती हैं। वो किरणें होती हैं, या जो साउंड निकलती है यहाँ से, जो वेव्स होती हैं, हम वेव्स कहते हैं। वो वेव्स कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं अल्ट्रा सोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ये इतनी हाई एनर्जी वाली वेव्स होती हैं कि इधर उधर जाने से ये विचलित नहीं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, सीधे तेज जाती हैं, और कोई भी अगर एब्जॉर्बर इसको मिलता है तो वो उससे टकरा करके वो तुरंत वापस चली आती है। इनकी कोई एनर्जी इधर उधर लॉस नहीं होती है, इसलिए ये हाई होती है। इसे बोलते हैं परासरफ तरंगे। ये जो अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, यहाँ पर मान लो कोई बड़ा सा ग्लेशियर है, क्या है? ग्लेशियर है, ग्लेशियर कह सकते हैं, या फिर बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है। ये यहाँ से अल्ट्रासाउंड निकली और ये यहाँ पर गई, फिर तुरंत परावर्तित होकर के ये आएगी, तो इससे पता चल जाएगा जो नाविक है या जो नाव चलाने वाला है कि यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा। फिर यहाँ पर कोई दूसरी जहाज है, तो वो इसको रीड करेगा कि यहाँ दूसरी जहाज है, तो वो फिर अपना जो मैप, क्योंकि जो भी नेवीज होती है या फिर कोई फिर थल सेना आर्मी है या वायु सेना है, उसमें एक विशेष प्रकार के मैपिंग करने वाले होते हैं। वो मैप बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोई चीज है, हमको कैसे क्या प्लानिंग करनी है। तो आप फिल्मों में देखे होंगे कि जो कोई मिशन होता है फिर मैप के सहारे उसको समझाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि इनको पता है यहाँ है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं और ये वेव्स जाती हैं और फिर टकरा करके वापस आती हैं। ये काम करता है किस पर? इको पर, यानी प्रतिध्वनि पर काम करता है। और ये गई और टकरा करके वापस आई, तो इनको पता लगा इधर कोई चीज है, इधर कोई चीज है, तो ये रास्ता इधर से अपना बना लेंगे। तो इस तरह से नेविगेशन में ये हेल्प करता है। तो सोनार जो है वो किसी वस्तु का समुद्र में पता लगाने के लिए, गहराई में कोई वस्तु कहां पर है उसका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। सोनार किस पर काम करता है, किस जो एप्लीकेशन है किस पर आधारित है? तो वो है इको पर, यानी प्रतिध्वनि पर आधारित होता है। एक जियो होता है, हम इसी को जियो मान लेते हैं, और ये जियो है कौन सा? ये सोनार मिटा है, ये हम जियो मानते हैं। एक है यहां पर लिखें चमगादड़, ओके, ये चमगादड़ है जिसको आप लोग बैट बोलते हैं, ये बैट। अब ये इसके अंदर क्षमता होती है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल सकता है, यानी ये पराश्रव्य तरंगे बहुत तेजी से छोड़ता है। इसकी एक खासियत होती है, ये रात में उड़ता है। रात में उड़ता तो है लेकिन ये देख नहीं पाता है, ना दिन में देख पाता है ना रात में देख पाता है। तो अपना शिकार
अगर ये देख पाता तो इसको अल्ट्रासोनिक निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये तुरंत जाकर के अपना शिकार पकड़ लेता, जैसे बाकी जानवर जो करते हैं, मनुष्य जैसे करता है। अब ये क्या होगा, क्या मनुष्य शिकारी नहीं है? मनुष्य सबसे बड़ा शिकारी, सबसे बड़ा जानवर होता है। ठीक, अब यहाँ पर समझें कि मान लो कोई कीट यहाँ पर उड़ रहा है, ये है कीट, और फिर ये क्या करता है कि लगातार यहाँ से शिकार पे जाएगा तो वेव्स निकालेगा। इस तरह से इसने अपनी वेव्स निकाली इतने एंगल पर, और ये वेव्स निकाले जब अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालेगा तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत हाई एनर्जी की होती है, विचलित नहीं होती इधर उधर, सीधे जाएंगी और टकरा करके तुरंत फिर वापस इसको आएंगी। तो इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई चीज है, बस उसी के हिसाब से ये क्या करेगा, इसका माइंड रीड करेगा, ये पढ़ेगा कि यहाँ पर कोई है, अपना सूत्र लगाएगा, फार्मूला लगाएगा कि कितनी दूरी पर है, कितना क्या है। इससे आप लोग मैच वैच खेलते हो, आपको स्पीड का अंदाजा चल जाता है कि गेंद कितनी स्पीड से आ रही है, आप उतनी स्पीड से दौड़ के गेंद को पकड़ते हैं या ऊपर चली जाती है, किस तरफ चली जाती है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, अपने माइंड से रीड करता है कि किस स्पीड में ये वेव्स गई हैं और फिर किस स्पीड में आई हैं, कितनी दूरी पर है, और फिर जब आपको स्पीड पता चल जाए और टाइम पता चल जाए तो दूरी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो फिर ये क्या करता है, अपना शिकार कर लेता है। तो इस तरह से चमगादड़ अपना शिकार करता है, किससे, ये प्रतिध्वनि से, इको से अपना शिकार कर लेता है। ठीक, और फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। अच्छा, अभी जो इको वाला सिस्टम है, ये कभी कभी बाकी जो सिंपल वॉइस होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स ना निकले, बाकी जो सिंपल वेव्स निकलती हैं छोटा लो क्वालिटी वाली, तो उसमें क्या होता है कि ये जो किरणें जाएं तो दूसरे में समाहित हो सकती है, दूसरा कोई अगर एब्जॉर्बर है तो उसमें जाकर के समाहित हो सकती है। जैसे कि प्रतिध्वनि ना आए, इसके लिए रूम में लोग पर्दा लगा देते हैं। पर्दा लगाने से वो पर्दा जो होता है वो हल्का होता है और उसमें जाकर के मुलायम होता है, वो समाहित हो जाती है। कभी कभी रूम में ज्यादा गूंज ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो हम एक दोनों लोग से, कुछ लोगों से सलाह लिया कि थोड़ा सा गूंज ज्यादा होता है तो बताओ क्या करें। तो बोले कि अगर गत्ता है आपके पास वो रख दो, या फिर रजाई है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो रजाई भी रख सकते हो, तो इससे थोड़ा गूंज कम हो जाएगी। तो इसका यही मेन साइंटिफिक रीजन होता है कि रजाई हो गई, गत्ता हो गया, पर्दा हो गया, ये लगाने का मतलब होता है कि साउंड जाती है फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर परावर्तन का उतना चांस रहता नहीं है, तो जो वॉइस होती है वो गूंजती नहीं है, इससे पता चल जाता है। ओके, हम लोग फिर इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं इसको मिटा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, हम लोग पढ़ेंगे आयाम के बारे में, आयाम क्या होता है। ठीक, आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ए से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में, आवृत्ति क्या है। ठीक, आवृत्ति समझ लेंगे तो हम लोग पिच समझेंगे, जिसे ध्वनि का तारत्व कहते हैं, आवाज का मोटा होना और आवाज का पतला होना, कि आवाज किसी की मोटी होती है और किसी की पतली होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को एफ से दर्शाएंगे, आवृत्ति को। फिर एक होता है आवर्तकाल, और आवर्तकाल हम लोग समझेंगे क्या होता है, आवर्तकाल को दर्शाते हैं टी से। और फिर एक समझेंगे तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य समझेंगे। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद में हमको कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, वो न्यूमेरिकल्स इन्हीं के समझने के बाद में आपको समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस वीडियो, वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।